Hello everyone. Today we will start with the new topic of the chapter life process. तो इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन। तो पहले हम जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का मीनिंग समझते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम हमारे बॉडी में हमारे बॉडी के लिए एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो जो फूड होते हैं हमारे बॉडी से बाहर होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर पहले से ही वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो हम बाहर से फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो जो प्रोसेस होता है जिसमें फूड का हम बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को थॉरली रीड करते हैं, फिर इसे समझते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। वेन वी वॉक और राइड ए बाईसाइकिल, वी आर यूजिंग अप एनर्जी. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. This source of energy and material is the food we eat. तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जब भी हम किसी तरीके का मूवमेंट शो करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब हम कुछ भी काम जब नहीं करते रहते हैं, जब हम सोए रहते हैं, फिर भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए, जो हमें बाहर से मिलते हैं। हमें एनर्जी किस लिए चाहिए? वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से हमें अलग अलग मटेरियल्स यानी कि फूड के फॉर्म में अलग अलग मटेरियल्स हमें चाहिए टू ग्रो। अगर वो नहीं होगी तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। इससे थोड़ा थिन कर लेती हूँ। चलिए सही है। तो हमें ग्रो करने के लिए, हमारे बॉडी को डेवलप करने के लिए अलग अलग मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है बाहर से, जिसे हम फूड करते हैं। फूड अगर हमारे बॉडी में, अगर हम फूड ना खाएं, खाना ना खाएं, तो हमारे बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, हमारा बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, मटेरियल जिसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में लेते हैं, जिसको खाने से हमें एनर्जी मिलता है, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? फूड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैरा पे। इसमें पूछा जा रहा है हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस अर्थ पे, उन्हें खाना कैसे मिलता है, वो अपने अपने खाने को कैसे ऑब्टेन करते हैं, अपने खाने को कैसे प्राप्त करते हैं। तो बोला जा रहा है द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो जनरल रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का और मटेरियल्स का, सभी ऑर्गेनिजम्स का कॉमन है। सभी को एनर्जी के लिए फूड खाना पड़ेगा और फूड चाहिए उनको जीने के लिए, एनर्जी के लिए। बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। बट लेकिन वो खाना सबको कॉमन है कि सबको खाना खाना है उन्हें एनर्जी लेने के लिए। बट खाने का तरीका, उन लोगों का खाने ऑप्टेन करने का तरीका अलग अलग है। Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. क्योंकि बोला जाता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल्स को प्रिफर करते हैं। उन्हें सिंपल फूड मटेरियल चाहिए जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से बने रहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में होता है। जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, तो उनका फूड यानी कि उनको ग्लूकोज बनाने के लिए सिंपल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का और वाटर का ज़रूरत पड़ता है। जैसे ही CO2 और वाटर मिलता है तो इससे हम क्या बना लेते हैं? CO2 और वाटर से बनता है एनर्जी। उनमें एनर्जी जनरेट होंगे, उनका ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 बनेगा, और उसी के साथ उनमें से ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम अपने रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को हम डिटेल में भी आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। एनर्जी के रूप में कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंपल सोर्सेस ऑफ एनर्जी सोर्सेस से, इनऑर्गेनिक सोर्सेस से अपना फूड मटेरियल्स को ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रोप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज। और ज़्यादातर जो ऑटोट्रोप्स होते हैं जो अपने खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स को बोल सकते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और कुछ बैक्टीरियाज जिनमें पहले से क्लोरोफिल होता है। प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और उसी के हेल्प से वो अपना खाना खुद से बना पाते हैं। उसी तरीके से कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें पहले से क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो भी अपना खाना खुद से बना पाते हैं। मतलब कि जितने भी, इन सिंपल वर्ड हम बोले तो जितने भी ऑटोट्रोप्स होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, वो सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेज से अपना खाना को ऑब्टेन करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से अपने फूड को बनाते हैं। Other organisms utilizes complex substances
This complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. और कुछ कुछ complex organisms होते हैं जैसे कि animals और human beings, तो वो क्या करते हैं, कम्प्लेक्स फूड को खाते हैं और उन्हें उस फूड को, अगर वो कम्प्लेक्स फूड है ये, तो ये जो फूड है उन्हें तोड़ना पड़ता है बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ताकि वो सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाए और उनके बॉडी के द्वारा यूज़ हो और उनमें एनर्जी जनरेट हो पाए। तो इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। तो इसे भी हम डिटेल में भी आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ शॉर्ट समझने के लिए हमने डिस्कस किया इसे। तो वो कम्प्लेक्स फूड मटेरियल को खाते हैं जिसे ब्रोकन, तोड़ा जाता है छोटे छोटे फॉर्म में, सिंपलर वंस, और जिसको यूटिलाइज किया जाता है टू जनरेट एनर्जी बिफोर दे कैन बी यूज फॉर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। एनर्जी जनरेट करते हैं और बॉडी का, उससे बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन होता है, जो सिंपलर फॉर्म में फूड मटेरियल्स टूटे हुए हैं, और उससे क्या होता है, बॉडी का ग्रोथ होता है। टू अचीव दिस ऑर्गेनिजम्स यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड इंजाइम्स। और ये जो फूड पार्टिकल्स हैं उन्हें तोड़ने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक स्पेशल बायोकैटलिस्ट का यूज़ करते हैं जिसका नाम है इंजाइम्स। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, जैसे कि इंजाइम होते हैं बायोकैटलिस्ट। इंजाइम्स की मदद से क्या होता है कि जो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बड़े कम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर सिंपलर फॉर्म में तोड़ पाते हैं, सिंपलर फॉर्म में टूट जाते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में विद द हेल्प ऑफ इंजाइम। इंजाइम क्या करते हैं, एक बायोकैटलिस्ट होता है। जो इंजाइम जो है वो बायोकैटलिस्ट है, जो जो रिएक्शन होते हैं जिससे कम्प्लेक्स मटेरियल, फूड मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ते हैं, उस रिएक्शंस के प्रोसेस को फास्टर कर देते हैं। इंजाइम जो है वो रिएक्शंस को फास्टर कर देते हैं, जितने भी फूड पार्टिकल्स को तोड़ने का जो प्रोसेस है उसको फास्टर कर देते हैं, और वो एक बायोकैटलिस्ट होते हैं, ये हमें याद रखना है। Thus, the heterotroph's survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. और जो हेट्रोट्रोप्स होते हैं, हेट्रोट्रोप्स मीन्स ऐसे, और एक टू टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक हेट्रोट्रोप्स और एक ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनका एग्जांपल्स है ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया जिनमें क्लोरोफिल होता है। और हेट्रोट्रोप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रोप्स, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स वगैरह पे डिपेंडेंट रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं ह्यूमन बींग्स हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। वो जो घर में खाना बनता है वो खुद खाना नहीं बना रहे हैं हम, वो खाना पहले से हमें, वो वेजिटेबल्स, वो क्रॉप्स के जो सीरियल्स है, हम पहले से प्लांट से लेके आते हैं, फिर उसको हम मॉडिफाई करते हैं और उसको फिर खाते हैं, उसको पकाकर। तो जो फूड मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स हमें मिल रहे हैं, वो प्लांट से डायरेक्टली मिल रहे हैं, प्लांट से डायरेक्टली मिल रहे हैं, और उसको हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करके खा रहे हैं एज ए फूड अपना, उसको पकाकर। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे जो फूड है वो प्लांट से ही आते हैं। और जितने भी हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स और फंजाई होते हैं, एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ गए, एनिमल्स और फंजाई सब हेटरोट्रॉपिक्स में आते हैं। अब आ जाते हैं इस लेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे कि जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो अपना खाना को कैसे बना पाते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं, अपने खाने को जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑब्टेन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स है, यानी कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, और कुछ बैक्टीरिया जिनमें क्लोरोफिल्स होते हैं, वो जो होते हैं अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं, एक प्रोसेस से जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं। तो बोला गया है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आउटसाइड से सब्सटेंसेस लेते हैं, जैसे हमने आप अभी आगे पढ़ा कि वो CO2 और H2O का उन्हें रिक्वायरमेंट होता है। CO2 और H2O से वो क्या बनाते हैं, C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, प्लस O2 बनाते हैं, प्लस एनर्जी अपना कुछ भी बनाते हैं, इससे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या है कि ये प्रोसेस में सब्सटेंसेस वो बाहर से लेते हैं और उसे स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो उनमें एनर्जी प्रोड्यूस हो गया और एनर्जी से वो अपना काम करते हैं, एनर्जी के कारण ही उनका ग्रोथ वगैरह हो पाता है। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में लिया जाता है, जो बाद में कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और एंड क्लोरोफिल।
यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स किसे हम बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलर फॉर्म है ग्लूकोज। ग्लूकोज के ही जुड़ने से, ग्लूकोज के चेन बनने से कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमने डिस्कस किया था ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, जिसमें CO2 और वाटर का यूज़ करके क्या बन रहा था? CO2 और वाटर का यूज़ करके हम यहाँ पर ग्लूकोज बना रहे थे, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ग्लूकोज प्लस O2 बन रहा है प्लस एनर्जी। तो ये जो प्रोसेस होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है? जब सनलाइट होगा और किसी प्लांट्स में, प्लांट्स को जब सनलाइट मिल रहा होगा और उस प्लांट में क्लोरोफिल होगा, तभी ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस हो सकता है। अगर सनलाइट ना रहे और अगर क्लोरोफिल ना रहे, अगर दोनों में से कोई भी चीज़ अगर मिसिंग हो, अगर सनलाइट ना रहे या फिर क्लोरोफिल ना रहे, तो ये प्रोसेस नहीं होगा। क्लोरोफिल ना रहे और सनलाइट ना रहे तो ये प्रोसेस नहीं होगा। इसलिए क्लोरोफिल और सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। इस फोटोसिंथ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं यूटिलाइज होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए प्लांट्स को। इससे हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे यूटिलाइज किया जाता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch। और जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जब होता है, तो उस प्रोसेस के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज जो बनते हैं, वो प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज होते हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ ग्लूकोज बच जाते हैं प्लांट्स में, वो जो होते हैं स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाते हैं प्लांट में। और जो कभी ज़रूरत अगर पड़े प्लांट्स को, जब उनके पास सनलाइट ना आए, वो अपना खाना खुद से ना बना पाए, तो उनमें जो स्टोर्ड फॉर्म में ग्लूकोज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो यूटिलाइज हो जाते हैं और इससे उनमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है और फिर उस इसके कारण वो कुछ दिन तक के लिए ज़िंदा रहते हैं, अगर उनमें सनलाइट नहीं भी पहुंच रहा है फिर भी। तो ये जो होता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होते हैं, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में, उन्हें स्टार्च बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना। जो इंटरनल एनर्जी के जैसे यूज़ होते हैं जब उन्हें प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है। A somewhat similar situation is seen as where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। इसी तरीके से जब ह्यूमन बींग्स यानी कि प्लांट्स में जब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स बचते हैं तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं। उसी तरीके से एनिमल्स में, यानी एनिमल्स या फिर हम ह्यूमन बींग्स भी बोल सकते हैं, उनमें जब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स बचते हैं तो वो भी स्टोर्ड हो जाते हैं, ताकि वो बाद में अगर कभी नीड हो तब यूज़ हो पाएँ। जैसे कि जब फास्टिंग किया जाता है तो उस समय तो ह्यूमन बींग्स जो भी है, इंसान, वो कुछ खाता नहीं है, तो उसमें जो वो ज़िंदा कैसे रह पाता है? उनमें जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो यूटिलाइज़ होते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो जो उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स बच जाते हैं और वो स्टोर्ड होते हैं, उस फॉर्म को, कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर्ड हुए रहते हैं, उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। और प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड हुए रहते हैं उसे स्टार्च बोला जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने हाईलाइट किया है और अंडरलाइन भी किया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे फोटोसिंथेसिस का हमने पढ़ा था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर। ये वाला प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, CO2 है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का रिक्वायरमेंट है प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल एक केमिकल होता है जो प्लांट के लीफ में प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण प्लांट ग्रीन होते हैं। प्लांट का जो लीफ होता है वो ग्रीन होता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण। क्लोरोफिल क्या करता है? जो सनलाइट के जो लाइट है उससे वो ट्रैप करता है अपने अंदर, ट्रैप करता है, जिसके कारण ये प्रोसेस हो पाता है, केमिकल रिएक्शंस। तो फिर से इससे क्या फॉर्म होते हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को ही हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर चेन बना के कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। प्लस O2 रिलीज होता है इसमें से, प्लस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है। Let us now see what actually happens during the process of photosynthesis. The following events occur during this process। अब हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिटेल में पढ़ते हैं कि इस प्रोसेस के समय एक्चुअली होता क्या है। यहाँ हम पिक्चर देख रहे हैं, वो ये लीफ का पिक्चर है, लीफ के क्रॉस सेक्शन का पिक्चर है। अगर हम लीफ को ऐसे काटते हैं, अगर कोई लीफ है उसे हम ऐसे काटते हैं, तो इसका जो हाफ पोर्शन है वो ऐसे दिखेगा, इधर से इसका क्रॉस सेक्शंस दिखेंगे। तो वही क्रॉस सेक्शन को मैग्नीफाई करके दिखाया गया, उसके अंदर में बहुत सारे सेल्स हैं। ये जितने भी चीज़ हैं ये सेल्स है सारे। तो देखते हैं इसका फर्स्ट जो टॉपिक है, दैट फर्स्ट पॉइंट है दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है लीफ के अंदर प्रेजेंट ग्रीन कलर का पिगमेंट्स, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और कन्वर्ट, सेकेंड है कि
conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen। इसमें क्या होता है कि लाइट एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, और वाटर जो होते हैं स्प्लिट होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। मीन्स जो लाइट को ट्रैप किया है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट को ट्रैप करते हैं, और इसकी मदद से क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी होता है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और वाटर जो होते हैं हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं वो टूटते हैं किस में, हाइड्रोजन के फॉर्म में और ऑक्सीजन के फॉर्म में, जिसके कारण हम देख रहे थे कि आगे के प्रोसेस में देख रहे थे ऐसा कि ये जो वहाँ वाटर पेपर है इससे ऑक्सीजन भी फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये वाटर का स्प्लिटिंग होता है जिसके कारण ये ऑक्सीजन फॉर्म होता है, और कुछ ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स में भी लगते हैं, और वाटर पेपर तो अपना निकलता ही है। रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। ये जो देख रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड ये रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं। तो इनमें 3 मेन पॉइंट्स है कि जो क्लोरोफिल होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर जो लाइट एनर्जी होता है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फिर वाटर का स्प्लिटिंग होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, एंड देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। दिस स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ये जो प्रोसेस होते हैं एक के बाद तुरंत एक के बाद एक नहीं होते हैं, क्योंकि इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं जैसे कि डिजर्ट प्लांट्स में हम देखते हैं कि उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो रात को ही हो जाता है, एट नाइट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, एंड दैट डिजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस कोई मॉलिक्यूल बना लेते हैं जो बाद में सुबह में विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। क्लोरोफिल के द्वारा जो लाइट एनर्जी ऑब्जर्व होता है उस पे एक्ट करता है सुबह में, क्योंकि वो लाइट में क्यों उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि लाइट में नाइट में क्या होता है कि सनलाइट उन डिजर्ट प्लांट्स में क्या होता है कि डे के समय में बहुत ज़्यादा ही कड़ा धूप होता है, जिसके कारण उसमें प्लांट्स में एक्सचेंज होने के साथ साथ इवोपरेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्रांसपीरेशन उसे बोल सकते हैं, वाटर का लॉस। इसलिए वो रात को ही एक्सचेंज कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना के उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, और जैसे ही सुबह होता है जैसे ही सनलाइट आते हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हुआ जो एनर्जी है उस पर उसके साथ रिएक्ट करता है, फिर उसके साथ क्लोरोफिल के साथ क्लोरोफिल ने जो एनर्जी ऑब्जर्व किया था उसके साथ रिएक्ट करके फिर अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा करता है और एनर्जी जनरेट करते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वगैरह जनरेट करते हैं। इसलिए इसलिए हम बोल सकते हैं कि जितने भी 3 प्रोसेसेस हैं वो तुरंत एक के बाद एक ऐसे हो, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल देखा डिजर्ट प्लांट का। तो बोला जा रहा है लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शंस आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। के लिए जितने भी ये कंपोनेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं कि कैसे ज़रूरी है। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप सोन इन फिगर 6.1। 6.1 में देख रहे हो आप कि जो क्रॉस सेक्शन है ये इस लीफ का जो क्रॉस सेक्शन है इसको काटे हैं इस लीफ को, तो इसको जब मैग्नीफाई करके देखा जा रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। ये जितने भी हैं ये सेल्स हैं, और इस सेल्स के अंदर में क्या है, ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं। इफ केयरफुली जब ऑब्जर्व करेंगे इस सेल्स को तो हम देखेंगे कि सेल्स के अंदर में बहुत सारे डॉट्स दिख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल के अंदर का एक ऑर्गेनल है। जैसे हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमंस के बॉडी के अंदर। इसी तरीके से ह्यूमंस के बॉडी के अंदर एक सेल होता है, तो एक सेल के अंदर मान लेते हैं कि ये एक सेल है, एक सेल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिसे हम ऑर्गेनल बोलते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल का ऑर्गेनल है जिसके अंदर में जैसे मान लेते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट है, ये सेल है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, जिससे फोटोसिंथेसिस हो पाता है, क्योंकि क्लोरोफिल ही एकमात्र ऐसा पिगमेंट है जो लाइट को अपने अंदर ट्रैप करके रखता है, जो सनलाइट आ रहे हैं उससे अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस हो पाता है, जिस क्लोरोफिल बोलते हैं। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और हम जानते हैं इससे हम जान पाते हैं कि क्लोरोफिल जो है बहुत ही असेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसको प्रूफ करने के लिए हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो हम इस एक्टिविटी को नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे,
क्योंकि हमारा ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग होते जा रहा है, इसलिए इस लेक्चर को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, एक्टिविटी 6.1 से करके देखेंगे और इसे समझेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको किसी चीज़ में, किसी लाइन्स में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच।